नमस्कार, मैं अंबुज कुमार। भारत में यदि रहना होगा तो फलाने फलाने कहना होगा। अब की बार 420 पार, अब की बार 420 पार। अरे कोई बात नहीं, जब फेंकना ही है तो 400 फेंको चाहे 420 फेंको। वैसे 420 मैंने इसलिए बोला क्योंकि चाहे जो भी पार होगा वो 420 से पार होगा। लोग ऐसा कहने लगे हैं। लगे हाथ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक नई कहानी सामने आ गई है। कोटक का नाम तो आपने सुना ही है। ये है उदय कोटक। इनके द्वारा जो चुनावी बॉन्ड खरीदा गया और जो डाटा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को दिया, फिर जनता के सामने आया, उन दोनों को मिलाने के बाद जो कहानी सामने आई है वो सवाल उठाती है कि क्या इस देश के सबसे बड़े बैंक ने इस देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ साथ पूरे देश के साथ 420 कर दी है। अब 420 का मतलब क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये मसला बड़ा गंभीर है। दबायर पर एक विश्लेषण आया है जो आपकी खोपड़ियां घुमा देगा और उससे भी ज्यादा आपकी खोपड़ियां घूम जाएगी। प्रधानमंत्री का नया वाला भाषण सुनकर अच्छे दिनों की कसम खाकर कह रहा हूं, ऐसी ऐसी बात साहब ने बोली है कि सुनकर रोना आ जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। उधर बिहार में महागठबंधन को एक नया साथी मिल गया है, यानी एनडीए के लिए नया खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ नए वीडियो सामने आए हैं जिसमें बार बार ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि अगली सरकार में संविधान को बदल दिया जाएगा। क्या है पूरा मसला, उस पर भी बात करेंगे। इन्हें तो आप लोग पहचानते ही हैं। पहले से ही इनका ज्ञान लेकर पूरी दुनिया आनंद का अनुभव करती है, ज्ञानी बनती है। एक बार फिर से इन्होंने अपना नया ज्ञान प्रस्तुत किया है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा और अपने आप से सवाल करिएगा कि जब ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग संसद में जाएंगे तो इस देश का कितना बंटाधार करके वापस आएंगे। बाकी मेरे गले में ये गमछा देखकर चौंकिए मत, ये आप ही में से किसी ने कहा था, हमने ओढ़ लिया है। आगे इस पर विस्तार से बात करेंगे कि क्या राय दी गई थी। आज की वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है। बहुत सारे मुद्दों पर बेहद कम शब्दों में जबरदस्त टिप्पणी सुनने को मिलेगी। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। बाकी आप तो जानते ही हैं, इस चैनल का मोनेटाइजेशन खत्म किया जा चुका है। यूट्यूब का कहना है कि हम खतरनाक चीजें दिखाते हैं, नुकसानदायक चीजें दिखाते हैं। अब यदि आपको हमारी वीडियोज लाभदायक लगती हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां क्लिक करके अपना नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनलों के गायब होने का सिलसिला चालू हो चुका है। कल को हमारा भी नंबर आ सकता है, तो उससे पहले कि नंबर आए कम से कम कुछ लोगों की डिटेल हमारे पास हो। भविष्य में कोई अन्य रास्ता मिलेगा तो हम आपसे संपर्क साध सकेंगे। इसके लिए आप लोग वो काम तुरंत कर लीजिए। बाकी लोकतंत्र की अम्मा रोजाना मोटी हो रही है। लोकसभा चुनाव का ये पहला चरण, माफ करिएगा दूसरा चरण है। पहले चरण में राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल भेजा गया, कांग्रेस जैसी पार्टी का खाता सीज कर दिया गया। अब दूसरे चरण में सोशल मीडिया निशाने पर है। मगर आप लोग टेंशन मत लीजिए, विश्वगुरु तो हम बन के रहेंगे, कोनो माई का लाल रोक नहीं पाएगा। देखिए ना, उत्तर प्रदेश में हाल ही में ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बनाए गए। अब वहां के डिप्टी सीएम राजभर के बेटे को घुटने पर झुकाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माफी मंगवा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि यूपी में राजभर समाज के बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी उनकी सहयोगी पार्टी है। राजभर के बेटे इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता इनसे बहुत नाराज हैं, तो डिप्टी सीएम ने बाकायदा इनको घुटनों पर बैठाकर बीजेपी नेताओं से माफी मंगवाई है। हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था किस तरीके से यूपी की घोसी लोकसभा सीट पर बीजेपी के तमाम नेता ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे थे। अब लोग कह रहे हैं कि जब राजभर के बेटे इस तरीके से लटकासन करवाए जा रहे हैं तो फिर ओम प्रकाश राजभर ने तो यूपी के सीएम और देश के पीएम को न जाने कौन कौन सी बातें बोली थी। उनसे कौन कौन सा लटकासन करवाया जाता होगा पर्दे के पीछे, भगवान जाने। कुछ साल पहले यही ओम प्रकाश राजभर भाजपा में ओबीसी नेताओं को लोडर कहकर बुलाते थे, कहते थे कि इनको तो कुर्सियों नहीं मिलती, स्टूल पर बैठाया जाता है। बहरहाल इनसे मिलिए, पहचानते तो आप हैं ही। नाम है अनिल मसीह। बदनाम करने वाला काम है विपक्ष के वोटों को खराब करके भाजपा को चुनाव जितवाना, लेकिन ऐसा करते वक्त भूल गए कि सीसीटीवी कैमरा सब कुछ देख रहा है, यानी ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सरेआम इन्होंने अपनी गलती स्वीकारी थी। अब इस व्यक्ति ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी है। देखिए तो देश में कितना तगड़ा खेला चल रहा है। रामदेव से लेकर अनिल मसीह तक पहले खूब चौड़े होकर भौकाल बनाते हैं, 56 इंच की छाती दिखाते हैं और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपनी चौड़ाई का एहसास कराता है बिना शर्त माफी मांगने लगते हैं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। और ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब फलाने जी हैं। अब पहले इलेक्टोरल बॉन्ड वाली कहानी सुन लीजिए, इसके बाद तगड़े वाले मामलों पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। चुनावी चंदे का जो खेल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सामने आया वो हमने कई वीडियोज में आपके सामने रखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरीके से हमने लगातार वीडियोज बनाई इसकी वजह से और ज्यादा उनकी आंखों में खटकने लगे उनकी। लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अभी हाल ही में तो प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा सामने आया है
है वो उन्हीं की वजह से तो आया है। वो ऐसी स्कीम लेकर आए, इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए, तभी तो सबको पता चला कि किसको कितना पैसा किसने दिया। अब खबरदार जो किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री तो झूठ बोल रहे थे, वो तो ऐसी व्यवस्था लाए थे जिससे किसी को पता ही ना चले कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। ये डेटा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सामने आया है। इस तरह की देशद्रोह वाली बात करेंगे तो आप लोगों को तुरंत पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ये गमछा देख रहे हैं ना, ये इकलौती चीज है जो तमाम बलाओं से बचा सकती है। अब आज की नई कहानी सुनिए, इस पर थोड़ी देर बाद चर्चा कर लेंगे। दवायर के लिए हेमेंद्र हजारी ने एक विश्लेषण दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कोटक परिवार की एक इकाई जिसका नाम है इन्फिना कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, इसने कुल 1.3 बिलियन का चुनावी बॉन्ड खरीदा, जबकि स्टेट बैंक ने जो जानकारी सामने रखी है और जो चुनाव आयोग ने जनता के सामने रखा वो केवल और केवल 600 मिलियन की ही है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इन्होंने बाकायदा लिखकर बताया है कि किस वित्तीय वर्ष में इस कंपनी ने कितने का चुनावी बॉन्ड खरीदा और एसबीआई ने कितने के चुनावी बॉन्ड का खुलासा किया है। यह एक बात और ध्यान देने वाली है। शुद्ध लाभ की बात करें तो इन वर्षों में इस कंपनी का शुद्ध लाभ 5202 मिलियन ही था, लेकिन एसबीआई के अनुसार ये चंदा देते हैं 600 मिलियन का और कंपनी के खातों के अनुसार 1310 मिलियन का चंदा इन्होंने दिया। यहीं से सवाल पैदा होता है कि क्या जो डेटा चुनाव आयोग को स्टेट बैंक की तरफ से दिया गया उसमें कोई झोलझाल है। दवायर की वेबसाइट पर यह विश्लेषण बड़ा लंबा चौड़ा है, आप यदि चाहें तो वहां जाकर विस्तार से पढ़िए। जितना मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार यहां डाटा का लंबा चौड़ा खेल नजर आता है, बड़ा संदेह नजर आता है। वैसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना शुरू से ही संदेह के पिटारे के रूप में रही है। जिस तरीके से स्टेट बैंक ने लगातार सुप्रीम कोर्ट में कथित रूप से झूठ बोला, पहले स्टेट बैंक ने कहा कि वो लेने और देने वालों का डेटा नहीं रखेगा, बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा तो कह दिया कि 30 जून तक का समय दीजिए, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने डांटा तो 24 घंटे में लाकर दे दिया, और दिया तो आधा अधूरा दिया। वो नंबर नहीं दिया जिसके आधार पर मैच कराया जा सकता था कि किसने दिया किसको दिया। तो इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डांटा तो नंबर के साथ पूरा डेटा दिया। फिर से सवाल उठने लगा कि जो आखिर में दिया क्या वो भी 100% सही है। और आखिरी वक्त में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक हड़का दिया कि स्टेट बैंक तुम हलफनामा दो, लिख कर बताओ कि तुमने कुछ छुपाया नहीं है, जो कुछ था सब कुछ सामने रख दिया है। तो क्या इतना लिखने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी स्टेट बैंक ने आंकड़े छुपाए? क्या बार बार देरी इसलिए की जा रही थी ताकि गड़बड़ झाला पैदा किया जा सके, कुछ चीजें छुपाई जा सके? यहाँ एक बात और समझने वाली है, जिस दौरान कोटक की फर्म ने मोटा मोटा चंदा दिया उसी दौरान इनकी कंपनी का कुछ मामला आरबीआई के साथ चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने विस्तार से बताया भी था। फिर अचानक से आरबीआई इनके सामने लटकासन करने लगता है। क्यों लटक गया उस वक्त तो पता नहीं चला, मगर जब चुनावी बॉन्ड का खेल सामने आया है तब लोगों को धीरे धीरे अंदाजा लगने लगा है कि यह लटकासन कैसे हुआ और इस लटकासन के पीछे कौन सी एनर्जी काम कर रही थी। शायद वो इसी गमछे की ऊर्जा थी जिसकी पोटली बनाकर करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में दिया गया और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लटक गया। मगर इन सब के बावजूद आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब तक हमारे देश में कंगना रनौत जैसी भावी सांसद हैं, कोई माई का लाल हमें विश्वगुरु बनने से रोक नहीं सकता। पहले तो इन्होंने अपना थोड़ा सा ज्ञान दिखाया था जब कहा कि 2014 में देश आजाद हुआ, 1947 वाली आजादी तो भीख थी। अब उससे भी 2 कदम आगे बढ़ गई हैं, कह रही हैं कि सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उनको अंग्रेजी बोलने नहीं आती थी। अब आपके पास मैडम का नंबर हो तो इनको जरा बताइए कि सरदार पटेल जो अंग्रेजी बोला करते थे वो इन जैसों को समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो भक्तगण हमेशा सरदार पटेल को कांग्रेस से चुराने और हड़पने की कोशिश करते हैं, क्या वो बताएंगे कि क्या ये सरदार पटेल का अपमान नहीं है कि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया? और तो और, नविका कुमार को इंटरव्यू देते हुए कंगना रनौत ने सुभाष चंद्र बोस को पहला प्रधानमंत्री बता दिया, यानी भक्तों की सारी टेंशनें खत्म कर दी। भक्त बेचारे हमेशा इस बात में उलझे रहते हैं कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, पंडित नेहरू खुदे बन गए, महात्मा गांधी ने बहुत गड़बड़ेशन किया, सुभाष चंद्र बोस को गायब करवा दिया। अब कंगना रनौत के ज्ञान ने सब कुछ साफ कर दिया है। भक्त एकदम टेंशन न ले, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने ही नहीं थे, वो तो सुभाष चंद्र बोस थे। और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। यानी अब कंगना रनौत ने ही खुद ही अपनी जबान से पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के ऊपर लगे हुए दाग को धुल दिया, लगाए गए दाग को धुल दिया। अब वो लोग साफ सुथरे हो गए, भक्तों की सारी टेंशन फिनिश। मगर जरा सोचिए, जब ऐसे ऐसे लोग देश की संसद में होंगे, संसद का काम क्या होता है?
सांसद का काम होता है कानून बनाना, देश के हित में और देश की जनता के हित में। मगर जब ऐसे ऐसे लोग संसद में जाएंगे और इनके हाथों में कानून बनाने की शक्ति होगी, जिन्हें इतना ज़्यादा गोबर ज्ञान प्राप्त है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, तो ये देश का कितना गोबर करेंगे अंदाजा लगाइए। वैसे भारतीय जनता पार्टी के ये इकलौते उम्मीदवार नहीं हैं, इनके साथ भी और भी बहुत सारे लोग हैं जो गोबर फैलाने का काम इनके साथ बढ़िया से लिपाई पोताई करेंगे। उनमें से एक ये भी है, नाम है अरुण गोविल। रामायण सीरियल में राम का किरदार निभा चुके हैं, लेकिन भला हो भारतीय जनता पार्टी का, उसके लोगों ने इन्हें राजनीतिक राम घोषित कर दिया। पिछले दिनों अयोध्या में इनका ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें ये और एक महिला कलाकार जिसने सीता का रोल निभाया था, ये लोग मिलकर सड़कों पर ऐसे चल रहे थे मानो खुद को राम और सीता ही मान लिया हो। लेकिन तरस तो उस जनता की मानसिक क्षमता पर आता है जो फिल्मी कलाकारों को भगवान समझ बैठती है। अब यदि पर्दे पर इनकी एक्टिंग को देखकर ही इन्हें कुछ मान लेना है तो फिर कुछ और फिल्में देख लेनी चाहिए इनकी। जैसे इन्हीं की अरुण गोविल की एक फिल्म का नाम है बिस्तर, जरा गूगल क्रोम पर उसको सर्च करिएगा, उसमें इनकी एक्टिंग देखिएगा, उसे भी देख लीजिए। उस फिल्म को देखकर भी अंदाजा लगा लीजिए कि इनके भीतर कौन से भगवान बैठते हैं, सब साफ हो जाएगा। बहरहाल इनका कहना है कि पहले हमको चुनाव जितवा दीजिए, इसके बाद देखेंगे कि क्षेत्र में क्या समस्या है। इस पर गौरव श्यामा पांडे ने लिखा है कि ये वाली स्कीम यूपीएससी और एसएससी में भी आनी चाहिए। आप हमको नौकरियां दे दीजिए, बाद में हम पता कर लेंगे कि कौन सी किताब पढ़नी है, क्या पढ़ना है। वैसे एएनआई की इस वीडियो में अरुण गोविल गले में एक गमछा टांगे हुए दिख रहे हैं जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है। अब लोग पूछ रहे हैं कि जब आपने खुद को ही भगवान मान ही लिया है और मनवा ही लिया है और भक्तों ने भी आपको भगवान मान लिया है, मार्केटिंग चालू है, तो फिर खुद से खुद का जयकारा कौन लिखता है भाई। वैसे आचार संहिता लागू होने के बाद यदि वीडियो इस समय की है तो ये गले में टांगना उल्लंघन है कि नहीं, जरा पता लगाइए। जिस तरीके से पर्दे वाले राम ने पहले चुनाव जिता दीजिए फिर समस्या देखेंगे कहा है, उसी तरह से एक वक्त में मनोज तिवारी ने कहा था कि हर एक समस्या का हल प्रधानमंत्री जी के पास है। इशारों में इन्होंने कह दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है। जिस तरीके से भाजपा सांसद रवि किशन ने पिछले दिनों अपने कई बच्चा होने का कारण कांग्रेस को बता दिया, कह दिया कि कांग्रेस की वजह से हमारे कई बच्चे हैं। जैसे गोरखपुर में कह देते हैं कि इस बिजली वाले सौदागरी में जब आप जलेंगे तो सीधे स्वर्ग में जाएंगे, बीच में कहीं रुकेंगे नहीं, बहुत मजा आएगा। ऐसे ही एक सांसद दिनेश लाल यादव भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो तो सीधे भगवान को चैलेंज करते हैं। यानी भगवान को चैलेंज करने वाले, स्वर्ग भेजने वाले और स्वयं को भगवान ही मान लेने वाले सब के सब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। उधर हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से उतरकर सेडान कार में बैठने से मना कर देती हैं, कहती हैं कि इतनी छोटी मोटी कार में हम नहीं बैठेंगे, बड़ी गाड़ी लाओ तब बैठ के चलेंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे, हमको ज़्यादा घुमाना मत, खाली थोड़ी थोड़ी घूमेंगे। पिछली बार के चुनाव में हेलीकॉप्टर से उतर कर गेहूं काटते हुए दिखी थी। अब लोग कह रहे हैं कि जब ऐसे ऐसे लोग संसद में जाएंगे तो क्या इन्हें किसी कानून का क भी समझ में आएगा या फिर इन्हें सिर्फ रोबोट की तरह प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह के लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, अलग अलग पार्टियों में बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। मगर इस वक्त बीजेपी में ऐसे लोगों की भरमार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप सांसद चुन रहे हैं तो सांसद के भीतर क्या गुण होने चाहिए वो देखिए। ये जितने भी फिल्मी कलाकार हैं, फिल्मी पर्दे पर इन सब का काम उत्कृष्ट है, तो जहां एक्टिंग करनी हो वहां इनको पद दिया जाए, काम दिया जाए तो अच्छा लगेगा। ये बेहतरीन काम करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन जब आप उनके गुण के विपरीत काम सौंपेंगे तो रिजल्ट वैसा ही मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। बहरहाल जनता को जागरूक बनना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे ही अच्छे दिन आते जाते रहेंगे, कभी इस दल के कभी उस दल के। अब जरा इस गमछवा की बात कर लें। कल ही हमने आपको बताया था कि लोकहित इंडिया यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है उसको रद्द कर दिया गया है, यानी इससे अब हमें कोई अर्निंग नहीं होगी। तो इसके बाद कुछ दर्शकों ने कहा कि गले में गमछा डाल लीजिए। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि अरे भाई, जब एक गमछे से हेमंता बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस में भ्रष्टाचारी थे उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, जब चक्की पिसिंग वाले अजित पवार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन कौन सी बहुत बड़ी चीज है कि वो नहीं सही हो जाएगा। बहरहाल इस गमछे को डालने के बाद जो मानसिकता में बदलाव होता है वो तो नहीं हो पाएगा। गमछा अपने आप में ठीक है, भला किसी रंग और किसी कपड़े का क्या दोष हो सकता है, बातें तो वही होती रहेंगी। और उन्हीं बातों में अगली कहानी जो है वो बड़ी चौंकाने वाली है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि केरल की एक कहानी सामने आई जहां पर आरएसएस नेता और उसके रिश्तेदारों के घर से 770 किलो विस्फोटक पकड़ा गया था। याद करिए, कुछ सप्ताह पहले बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था। अब इस मामले में एनआईए ने भाजपा नेता से इंटेरोगेट किया है। इस मामले में सोशल मीडिया पर लोग इस तरह से ट्रोलिंग भी शुरू कर चुके हैं, गुरु चेला बता रहे हैं। वैसे ये सवाल तो बनता है कि तमाम ब्लास्ट में भाजपा तथा संघ से जुड़े हुए लोगों का नाम क्यों आ जाता है, ये लोग चर्चा और जांच के दायरे में क्यों आ जाते हैं। मगर जरा सोचिए
थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, यदि यहीं पर किसी मुसलमान का नाम आ जाता, विपक्षी पार्टियों के नेता का नाम आ जाता, तो आज गोदी मीडिया में क्या माहौल होता। वैसे भी कोई कांग्रेसी पूछताछ के दायरे में आता तो गोदी मीडिया तुरंत कर्नाटक की कांग्रेस सरकार गिराने लग जाता, लेकिन अभी इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। अभी तो टेंशन खाली इस बात की है कि किसी भी तरीके से 400 पार लाना है और संविधान बदलना है। पिछले कुछ सप्ताह में भाजपा के कई नेताओं का कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें वो लोग बार बार बड़े लक्ष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं कि 400 पार लाना है, ताकि संविधान में जो उल्टी सीधी चीजें हैं उसको हटाया जा सके। हालांकि ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनसे यदि बैठाकर कैमरे पर पूछ लिया जाए कि चलो बताओ संविधान में कौन सी उल्टी सीधी बातें हैं, तो ज्यादातर लोग बता नहीं पाएंगे, पता नहीं होगा। और हालांकि उल्टा सीधा जब कुछ होगा तब तो पता होगा, मगर उनको यह भी नहीं पता होगा कि क्या हटाना है। चूंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यही लिखकर भेजा जा रहा है तो वो लोग उसी को पढ़कर भाषण दे रहे हैं। ऐसी ही हरकतों का एक वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रेम कुमार और भाजपा के वरिष्ठतम नेता की उपस्थिति में बीजेपी के नेता संविधान बदलने की कस्में खा रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव सहित दलित, वंचित, उपेक्षित और आदिवासियों से घृणा करने वाले भाजपाई एक खतरनाक साजिश के तहत संविधान बदलने के साथ साथ आपके लोकतांत्रिक अधिकार और नौकरियों और शिक्षा और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। जागो देशवासियों जागो। उधर बिहार में आज विपक्षी गठबंधन को एक नया सहयोगी मिला है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी महागठबंधन में फिर से शामिल हो गए हैं और आरजेडी ने अपने खाते से इन्हें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की सीट दे दी है। यानी 3 सीटें आरजेडी ने अपने खाते की इनको सौंप दी हैं। यानी जिस बिहार में भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहद कमजोर पिच पर बताई जा रही थी, वहां इन्हें एक और तगड़ा झटका मिल गया है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मुकेश सहनी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है लोगों के मुद्दों को उठाने में। बीजेपी के लोगों ने उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, हम सब ने देखा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस गठबंधन का ऐलान कर दिया है। आइए अब पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण की चर्चा करेंगे जिसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि कांग्रेस ने SC, ST तथा OBC के लिए 50% आरक्षण की निर्धारित सीमा को बढ़ाने की बात कही है। यानी 50% से ज्यादा आरक्षण इन वर्गों को दिया जाएगा और इसके लिए संविधान में संशोधन करने का वादा भी किया गया है। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पूरी चार्जशीट विपक्ष को पकड़ा दी है, इसलिए वो घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि 400 के बजाय अगर 160, 180 सीटें आ गई तो फिर नैया पार हो जाएगी। हिंदुस्तान की जनता जो चाहती है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिख जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में समाज के कई तबकों के लिए अलग अलग गारंटी दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरी, शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता में आने पर बिना किसी जातीय भेदभाव के सभी जाति समुदाय के लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा। यानी आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी जाति के हों, सभी को नौकरी और शिक्षण संस्थान में 10% आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख से अधिक पदों को तुरंत भरने का वादा किया है। इसके साथ ही राजस्थान में जो चर्चित योजना थी 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस वाली, उसको पूरे देश में लागू करने की बात कांग्रेस ने कही है। देश भर में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण करवाने का वादा भी किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने डिप्लोमा धारकों या फिर 25 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट कर चुके युवाओं के लिए 1 साल की अप्रेंटिस मुहैया करवाने की बात कही है। पिछले दिनों गारंटियों में कांग्रेस ने ऐसे युवाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात कही है। आगे पेपर लीक के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत का गठन करने तथा पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देने की बात कही गई है। यानी पेपर लीक होने की वजह से यदि किसी का नुकसान होता है तो उसको आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। 40 साल से कम उम्र के लोगों के लिए अपना कारोबार चालू करने के लिए फंड दिया जाएगा। डिजिटल लर्निंग के लिए कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन दिया जाएगा। 21 साल से कम उम्र के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए 10,000 रुपए प्रति महीना की योजना शुरू की जाएगी। यानी देश भर में जो भी खिलाड़ी 21 साल से कम उम्र के हैं उनको हर महीने 10,000 रुपया दिया जाएगा। उधर महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करके हर गरीब परिवार को बिना शर्त 1 लाख रुपए हर साल दिया जाएगा। 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित कर दी जाएंगी। यानी अभी जो 30 लाख पद खाली बताए जा रहे हैं, इनमें से 15 लाख पदों पर केवल और केवल देश की महिलाओं को, लड़कियों को नौकरी दी जाएगी। साल 2025 के बाद से इसी तरह से आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील की रसोई के वेतन में
केंद्र सरकार का योगदान दोगुना करने की बात कही गई है। मनरेगा के तहत मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करने का वादा भी किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय वेतन की गारंटी, यानी देश भर में प्रतिदिन हर व्यक्ति को कम से कम 400 रुपया मिलना चाहिए, इसकी गारंटी दी गई है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि पूरे देश में किसी भी व्यक्ति को भोजन, पहनावे, प्यार, शादी और भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा या निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हस्तक्षेप करने वाले कानूनों को रद्द किया जाएगा। पिछले दिनों आपने देखा, कहीं किसी के खाने को लेकर, कहीं किसी के सब्जी बेचने को लेकर, उत्तराखंड में कहीं किसी के साथ रिलेशन में रहने को लेकर, किसी के हिजाब को लेकर तमाम तरीके के विवाद पैदा किए गए। ये सब कुछ इस तरह के गमछों का कमाल था, इसके पीछे की राजनीति का कमाल था। आप सबने देखा, शायद उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने यह वादा किया। लगे हाथ इसको उतार देता हूं, गर्मी भी हो रही है। दूसरी बात यह है कि ये चीजें हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, असंभव जैसी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण वादा कांग्रेस ने किया कि सदन के सत्र के दौरान सप्ताह में एक दिन विपक्षी बेंच के सुझाए एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। यानी कि अभी मोदी सत्ता के दौरान जैसा कि आपने देखा, विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होती, विपक्षी आरोप लगाता है और विपक्षी सांसदों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। तो यहाँ कांग्रेस का वादा है कि हम सत्ता में रहेंगे तो सप्ताह में एक दिन विपक्ष जो एजेंडा तय करेगा उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि मतदान तो ईवीएम मशीन से ही होगा, लेकिन जो पर्ची होगी वो मतदाता को अपने हाथ में मिलेगी और वो अपने हाथों से डब्बे में डाल सकेगा, यानी जमा कर सकेगा। यानी आपके वोट सुरक्षित होंगे, इस बात की आपको गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड घोटाले, सार्वजनिक संपत्तियों की अंधाधुंध बिक्री यानी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, पीएम केयर घोटाले, उच्चतम स्तर पर बार बार जो खुफिया विफलताएं हुई हैं उनकी जांच की भी गारंटी दी है। यहां संभवतः पुलवामा के लिए और पुलवामा हमले की जांच के लिए ऐसा किया गया है। मीडिया को लेकर भी कांग्रेस ने वादा किया है, कहा है कि मीडिया की इस संविधान के तहत हासिल आजादी को दिलाने में मदद करेंगे। सेंसरशिप लगाने वाले कानूनों को वापस लिया जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी 3 साल के भीतर भर दी जाएगी। अग्निपथ योजना को खत्म करने की गारंटी भी दी गई है तथा पुरानी भर्ती को लेकर फिर से लौटने पर वादा किया गया है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी यूपीए सरकार के आदेश को लागू करने की बात कही गई है। सरकार में आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फौरन बहाल करने की बात कही गई है। पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का भी वादा किया गया है। और दिल्ली में जो उपराज्यपाल तथा चुनी हुई सरकार के बीच शक्तियों की खींचतान हमेशा चलती रहती है, खासकर मोदी सत्ता के दौरान चलती रही है, उसके पहले तो ऐसा बहुत कम देखने को मिला। उसको लेकर भी वादा किया गया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हाथों में ही ताकत होगी। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली की भी सभी सीटों पर कांग्रेस की नजर है, क्योंकि यदि चुनी हुई सरकार के हाथों में ताकत होगी तो वो बेहतरीन परिणाम दे पाएगी। बाकी कांग्रेस के इन वादों पर लाइव वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कुछ भाषण सामने आ रहे हैं जिन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। राजस्थान के चुरू में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का जिक्र किया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए एडवाइजरी जारी की है कि कोई मंदिर का नाम ले तो चुप हो जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को यह लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। अब सवाल यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री ही और भारतीय जनता पार्टी के इकलौते सबसे बड़े नेता ही सरेआम घूम घूम कर इस तरीके से धार्मिक मुद्दा उछाल उछाल कर वोट मांगेंगे और चुनाव आयोग सन्नाटा मारकर बैठा है, तो ये कैसा चुनाव। भारत में सोशल मीडिया पर सबसे मुखर पत्रकारों में से एक अभिसार शर्मा ने लिखा है कि चैन से सोना है तो जाग जाओ चुनाव आयोग। ये प्रधान सेवक साफ तौर पर बार बार धार्मिक मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। क्या आपको शर्म आती है राजीव जी? थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अभिसार शर्मा उन्हीं राजीव को शर्म दिला रहे हैं जो पिछले दिनों ईवीएम के सवाल पर शेरो शायरी करते हुए सुने गए थे, जो कि चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। सोचिए, इस कदर जब प्रधानमंत्री को सरेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की कथित छूट मिली हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसे निष्पक्ष चुनाव कैसे कहा जाएगा। वैसे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। यानी भाजपा ने 10 साल में 20 करोड़ रोजगार दे दिया, 100 स्मार्ट सिटी बना दी है, जाके घूमिए, बुलेट ट्रेन में बैठकर जाइएगा, किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है, वो भी मजा लें, भारत स्वच्छ हो चुका है, बेटियां एकदम सुरक्षित हैं, भारत का कर्जा लगभग खत्म हो चुका है, विदेशों से खाला धन आ चुका है, आप सबके खाते में 15 लाख चला गया है, झूठ मत बोलिएगा, देश के सभी विपक्षी भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिया जा चुका है। आप मान लीजिए कि ये सारे काम हो चुके हैं, क्योंकि सवाल पूछने वाला कोई है नहीं। गोदी मीडिया आपको बार बार यही रटवाएगा, याद दिलाएगा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, पलटकर आप कोई सवाल पूछ सकें, आपके पास ऐसा कोई माध्यम नहीं। हम पूछेंगे तो हमारे चैनल पर हमला कर दिया जाएगा। भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में हुए हमले को भी याद किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारे जवान शहीद हुए, हमने वहां से 370 हटा दिया। क्या बदला लिया? अब जरा सोचिए, हमले का 370 से क्या लेना देना हो सकता है? और यदि था तो फिर 370 में संशोधन के बाद भी आतंकवादी घटनाएं क्यों हुई? हमारे जवान लगातार क्यों शहीद हुए? और पुलवामा की तुलना की जाए तो उससे ज्यादा जवान उसके बाद शहीद हुए। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि
पुलवामा हमले की जांच क्यों नहीं हुई? जब प्रधानमंत्री के सहयोगी ही लगातार गंभीर सवाल उठाते रहे तो फिर उस पर जवाब क्यों नहीं दिया गया, जांच क्यों नहीं हुई? उतना सारा विस्फोटक कहां से आया, कैसे पहुंच गया? आप 370 हटाने को याद दिला रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जवानों ने जब महीनों तक आपसे जहाज की मांग की थी, खाली 5 जहाज की जरूरत थी, तो आपने उनको जहाज मुहैया क्यों नहीं कराया? जबकि आपने अपने लिए जहाज से घूमने के लिए हजारों करोड़ का जहाज खरीद लिया, 12 करोड़ की कार खरीद ली। ये कैसी नाइंसाफी है? यदि आपने समय पर जवानों को जहाज दे दिया होता तो ये घटना ही नहीं होती। प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि जो हमारे वीर जवान शहीद हुए उसमें से एक शेखावटी का भी जवान था। कितना अच्छा होता यदि उस परिवार के लोगों को मंच पर बुलाकर प्रधानमंत्री पूछ लेते कि क्या वो पुलवामा हमले की जांच चाहते हैं और क्या वे संतुष्ट हैं जो मोदी सरकार ने किया। बहरहाल अब वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।